नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती है। राजमाता पर केंद्रित देखिए हमारा खास कार्यक्रम सूबे का सिकंदर। एक रानी, एक तंज, एक नेता और बदले की ऐसी दास्तान जिसने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया। रानी के गुस्से ने ऐसा ताना बाना बुना कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे नेता की सरकार पलक झपकते ही गिर गई और देश ने एक महिला राजनेता के रुतबे का नमूना देखा। साल 1967, जगह मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल। सदन की कार्यवाही चल रही होती है। डीपी मिश्र की अगुवाई में सरकार में मौजूद कांग्रेस के शिक्षा मंत्री बजट पेश कर रहे होते हैं और तभी कांग्रेस के तकरीबन 26 विधायक जाकर विपक्ष की तरफ बैठ जाते हैं और इशारा साफ था कि डीपी मिश्र की अगुवाई में सत्ता में बैठी कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी से विद्रोह कर दिया है। और इन सब के पीछे की वजह थी मध्य प्रदेश की एक कद्दावर महिला राजनेता विजया राजे सिंधिया। साल 1967 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। डीपी मिश्र सूबे के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने रजवाड़ों पर एक तंज कस दिया। अर्जुन सिंह की सभा में डीपी मिश्र मंच पर बैठे थे और राजमाता सिंधिया सामने की कुर्सी पर। डीपी मिश्र ने राजमाता की तरफ देखते हुए कहा कि आजादी मिल चुकी है, पर राजे रजवाड़े आज भी देश को अपनी रियासत के तौर पर ही चलाना चाहते हैं। डीपी मिश्र के इस कटाक्ष से राजमाता विजया राजे सिंधिया आहत हो गई और फिर डीपी मिश्र की सरकार पर संकट के बादल गहराने लगे। डीपी मिश्र ने राजमाता के साथ साथ एक और व्यक्ति से झगड़ा मोल ले लिया था और ये राजनेता थे कभी मिश्र की ही सरकार में मंत्री रहे गोविंद नारायण सिंह। और सरकार टूटने की वजह थी आत्मसम्मान को लगी ठेस, जो एक वक्त पर राजमाता को लगी जब रजवाड़ों का अपमान हुआ और एक वक्त पर गोविंद सिंह को लगी जब सदन में उनका अपमान हुआ। और इसके बाद इन दोनों राजनेताओं ने मिलकर मध्य प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को सत्ता के सिंहासन पर बिठा दी। मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली गोविंद नारायण सिंह ने और सदन की मुखिया रही राजमाता सिंधिया। मध्य प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार दो नेताओं के आत्मसम्मान को लगी ठेस के चलते आई थी। सरकार आई थी एक ऐसी महिला के बदला लेने की जिद के चलते जिसे आज भी समूचा राजनीतिक जगत राजमाता कहता है। ग्वालियर राजघराने की महारानी राजमाता विजया राजे सिंधिया। जो सत्य होता था उस पर जो है मतलब नहीं डांट देती थी, चाहे जिसको सत्य का उन्होंने कभी असत्य का साथ नहीं दिया। और जिद्दन भी थी, यदि कहीं जिद कर गई तो बहुत कुछ करती थी वो। जिस समय डीपी मिश्रा से उनसे जो है हुआ वाद विवाद, तब उन्होंने जो है अपना सब कुछ अर्पण करके डीपी मिश्रा को जो है उखाड़ के फेंक दिया था। फिर जो डीपी मिश्रा कभी जो है खड़े नहीं हो सके, यानी ऐसे जो कि इंदिरा जी के चाचा कहती थी इंदिरा जी डीपी मिश्रा को, वो चाचा की जो है हालत जो है राजमाता साहिबा ने ऐसी कर दी कि अगर आपके पति राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप चुनाव लड़िए। डाला दिया। दरअसल पुलिस ने पहले विजया राजे सिंधिया और अडवाणी जी, ये तीनों की जोड़ी
रहती थी, जिन्होंने आज पार्टी जो इस रूप में हमें दिखाई दे रही है, मैं समझता हूँ इनकी त्याग तपस्या और बलिदान के कारण आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँच पाई है, जिसमें राजमाता जी का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ कि राजमाता जी ने वाकई में त्याग और तपस्या बलिदान तीनों की को अपना अवधारणा करते हुए उन्होंने कभी भी पद की लोलुपता नहीं दिखाई, कभी पद के मोह में नहीं रही, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और फिर रुतबा ऐसा कि राजमाता जिसे कह दे वो नेता खाक से शिखर तक कब पहुंच जाए कोई नहीं जानता। आलम ऐसा कि निर्दलीय उम्मीदवार यदि राजमाता का आशीर्वाद पाले और अपने पर्चे में लिखा दे कि राजमाता समर्थित उम्मीदवार, तो उसे हरा पाना मुमकिन ही नहीं। देखिए, राजमाता सिंधिया का जो राजनीतिक जीवन है वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था, लेकिन 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा से उनके जब मतभेद हो गए तो उसके बाद उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया और उस समय जनसंघ के जो संस्थापक और यहाँ के स्थानीय नेता थे तो इनने उनसे संपर्क किया और उनको जनसंघ में शामिल कर लिया। उस समय जनसंघ के पास कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था। नेता थे बलराज मधोक थे, संस्थापक उसके अटल जी थे, लेकिन आर्थिक आधार नहीं था और उसका कोई बहुत ज़्यादा उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित था उसका। लेकिन राजमाता के उसमें शामिल होने के बाद राजमाता ने जनसंघ को अपनी उपस्थिति के साथ साथ अपनी संपत्ति में भी काफ़ी बड़ा भाग दिया, उनको कार्यालय खुलवाए, उनको आर्थिक मदद की, तो जनसंघ खड़ा हो गया। कांग्रेस से अलग होने के बाद राजमाता सिंधिया कांग्रेस के विपक्ष में खुलकर आ गई। जनसंघ की बढ़ती ताकत और राजमाता का रुतबा इसे काफी सहयोग कर रहा था, जिसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मोर्चा खोल बैठी। मामला था प्रीवी पर्स का और इंदिरा के इस फैसले के सामने हुंकार भरी ग्वालियर राजघराने की महारानी। 1971 में प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने राज्य रजवाड़ों को मिलने वाले अनुदान को खत्म करने का फैसला ले लिया। सदन में इस बात पर जैसे ही मुहर लगी तो रियासतों को मिलने वाला भत्ता और रियायत इंदिरा सरकार के निशाने पर आ गए। जैसे ही इंदिरा सरकार ने यह फैसला लिया, देश के तमाम रजवाड़े इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो गए और देश में सियासी भूचाल मच गया और इस विरोध की अगुवाई की ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया ने। जनसंघ की कद्दावर नेताओं में से एक विजयराजे सिंधिया का रुतबा कमाल का था और वो रुतबा चुनाव प्रचार में भी बखूबी देखने को मिलता था। जनता के बीच राजमाता का ओहदा ऐसा था कि जहां से उनकी कार निकल जाती थी, लोग वहां की धूल को भी अपने माथे पर लगाकर सम्मान जताते थे। ग्वालियर राजघराने की महारानी के तौर पर विजयराजे सिंधिया का रुतबा कमाल का था। जब देश में बेटा लोगों के पास कार हुआ करती तो राजमाता सिंधिया खुद की वैनिटी वैन से चुनाव प्रचार किया करती थी, जो कि सभी सुविधाओं से लैस हुआ करती थी, जिससे राजमाता को कोई तकलीफ न उठानी पड़े। सन 1960 के दशक में जब लोगों के पास कार भी नहीं हुआ करती थी, उस समय राजमाता विजयराजे सिंधिया अपने चुनाव प्रचार के लिए एक वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया करती थी और ये वो उस दशक की वैनिटी वैन है जो सर्व सुविधा युक्त है। हालांकि पिछले कई सालों से ये इसी कंडीशन में रखी हुई है ग्वालियर के जयविलास पैलेस में और इसमें वो हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध थी जो यात्रा के समय, यानी लगातार अगर कोई यात्रा करता है दिनों तक तो उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। इसमें वो सारी सुविधा हैं, इसमें किचन भी है, इसमें सोफ़ा भी पड़ा हुआ है और इसमें दूसरी तरफ यानी पीछे की तरफ एक बेडरूम भी था जहां राजमाता विजयराजे सिंधिया चुनावी दौरे के समय आराम भी करती थी। यानी अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति को लेके कितना गंभीर थी। लोगों से जब संपर्क उनका निरंतर बना रहे, उसके लिए
इस गाड़ी का इस्तेमाल किया करती थी और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में रुकें। जहां उनको जगह मिल गई वहां इस गाड़ी को खड़ा किया और उसके बाद अपने लोगों से, यानी चुनाव के समय जो लोग उनके साथ रहते थे, उनसे मीटिंग भी कई बार इसी गाड़ी में हुआ करती थी। ये वो जयविलास पैलेस है जहां इस वैनिटी वैन को रखा गया है और यहीं से राजमाता विजयराजे सिंधिया अपने उस रानी महल से निकलकर इसमें बैठा करती थीं और अपने चुनावी दौरे किया करती थीं। लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच राजमाता जबरदस्त तरीके से मौजूद रहती, जो उन्हें इस बात का एहसास दिलाता था कि भले ही उनका नेता राज परिवार से संबंध रखता हो, पर कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मौजूदगी हर बार ये बताने के लिए काफी होती थी कि चाहे ओहदा जो भी हो, राजमाता कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के बीच कितनी दखल रखती है। ये उनके बड़प्पन की पराकाष्ठा थी। मैं छोटा सा कार्यकर्ता 5-10 पोलिंग को देखता था। अम्मा महाराज तो अगर वहाँ कोई नहीं भी जाता, चुनाव प्रचार में नहीं भी जाती, तो वो जीतने वाली थी। और आखिरी का ऐसा ही हुआ, आखिरी में वो वोट मांगने नहीं गई आखिरी चुनाव में, लेकिन जनता जनार्दन ने उनको, क्योंकि मैंने अम्मा महाराज के प्रति जितनी श्रद्धा वहाँ की जनता में देखी, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता के प्रति इतनी श्रद्धा होगी। मैंने देखा कि अम्मा महाराज की गाड़ी निकल जाती थी तो गाड़ी के पहियों के निशान को लोगों को मैंने ऐसे करके अपने मस्तक पर लगाते हुए देखा। गजब की श्रद्धा थी उनके प्रति। जनसंघ की तरफ से देश भर में झंडा बुलंद करने वाली राजमाता सिंधिया का हिंदुत्व को लेकर बहुत सख्त रवैया था। वो हिंदुत्ववादी छवि की नेता थी, जिनके लिए राजनीति भी उनके हिंदुत्व प्रेम के आगे बौनी साबित हो जाती। तमाम हिंदूवादी संगठनों के आंदोलन का हिस्सा रहने वाली राजमाता ने राम मंदिर आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1982-83 से लेकर 1997 तक आदरणीय विजयराजे सिंधिया जी के साथ काम करने का अवसर मुझे मिला और वो विश्व हिंदू परिषद ने जो अभियान अपने हाथ में लिए थे, वो एकात्मता यात्रा का हो, राम जन्मभूमि आंदोलन का हो, वो सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल की मेंबर थी वीएचपी की, और मैं बाद में बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभाता था। मुझे लगता है कि कम से कम 60 संयुक्त धर्म सभाएं उनकी और हमारी साथ साथ में हुई। मेरा अनुभव उनके बारे में ये है कि वो भूतपूर्व रियासत की महारानी रहीं, इसके बावजूद उनके व्यवहार में फ्यूडलनेस होने के बजाय रॉयलनेस थी। चूँकि एक मध्यम परिवार से निकली हुई महिला थी वो, इसलिए उनके भीतर व्यवहारिकता और दृढ़ता किसी भी मुद्दे पर, हिंदुत्व पर उनकी अपनी अवधारणा बहुत स्पष्ट थी और इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी उनकी जो प्राथमिकता होती थी वो हिंदुत्व का आंदोलन होता था, हिंदुत्व के लिए कार्य होता था। पर राजमाता सिंधिया और कांग्रेस के बीच बढ़ती जा रही तल्ख तलवार की धार समय के साथ साथ और तेज होती चली गई और इसका असर आज की राजनीति में भी देखने को मिलता है। राजमाता के वारिस के तौर पर उनका एक बेटा और 2 बेटियां राजनीति में आई। हालांकि राजमाता के कहने पर माधवराव ने पहले जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़ा, पर फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया और यही बात राजमाता सिंधिया को नागवार गुजरी और उन्होंने आखिरी दम तक इस बात के लिए माधवराव सिंधिया से अपना मनमुटाव यथावत रखा। राजमाता सिंधिया जनसंघ की नुमाइंदगी कर रही थी और उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने जैसे ही कांग्रेस के खेमे से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, राजमाता का गुस्सा आसमान को छू गया। चुनावी सरगर्मी की तपन निजी रिश्तों को तक जला गई। राजमाता ने अपने बेटे को ये कहते हुए दुत्कारा कि जब इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी के विरोध में मैं प्रदर्शन कर रही थी तो पुलिस ने मुझ पर लाठियां भांजी
और मेरा बेटा ये सब देखता रहा। उसके इशारे पर ही ये सब हुआ और उसने इसका विरोध तक नहीं किया। इस बात से आहत राजमाता ने यहां तक ऐलान कर दिया कि माधवराव मेरी चिता को आग नहीं देंगे और यही कारण था कि राजमाता ने अपनी वसीयत में माधवराव सिंधिया के हिस्से का जिक्र ही नहीं किया। बात तो यहां तक आ चुकी थी कि राजमाता सिंधिया ग्वालियर के जयविलास पैलेस में रहने के लिए माधवराव सिंधिया से किराए के रूप में 1 रुपए सालाना लिया करती थी और वहीं उनकी 2 बेटियां वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में बीजेपी की तरफ से राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। और राजमाता का ये एहसान भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक मानते हैं। उनके बेटे को जब कांग्रेस से निकाल दिया गया माधवराव सिंधिया को, तो राजमाता के कहने पर सिंधिया के खिलाफ जब वो एक तरह से निर्दलीय चुनाव लड़े, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान से हटाया। उनकी 2 बेटियों को एडॉप्ट किया। वसुंधरा राजे तो 2 बार मुख्यमंत्री रहीं। यशोधरा राजे सिंधिया को भी भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ से मांगा वहाँ से टिकट दिया और मंत्रिमंडल में स्थान दिया। यहाँ तक कि उनके नाम के आगे जो श्रीमंत शब्द जुड़ता था उसको भी बनाए रखने के लिए बाकायदा अधिसूचना जारी की। तो भारतीय जनता पार्टी हो या उससे पहले जनसंघ हो, ये राजमाता के एहसानों के तले तो दबे रहे। हालांकि राजमाता सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया की 2 और बेटियां हैं जो कि राजनीति से दूर हैं। इनमें पद्मावती राजे जो कि त्रिपुरा की महारानी है और उषा राजे हैं जो कि नेपाल के राज परिवार की बहू है। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनकी विरासत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली। लेखा दिव्येश्वरी वो महिला जिसने राजनीति के रण में अपना अलग मुकाम हासिल किया, एक ऐसी परिपाटी स्थापित की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की सक्रियता को बढ़ावा दिया। ऐसी शख्सियत जिसने ये बता दिया कि आत्मसम्मान की खातिर एक महिला एक दिग्गज सरकार को गिरा सकती है और एक महिला राजमाता सिंधिया कहला सकती है। ग्वालियर के जयविलास पैलेस की रानी महल का ये वो दरवाज़ा है जहां राजमाता विजय राजे सिंधिया का दरबार लगता था और राजनीति के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया के बारे में ये कहा जाता है और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, लेकिन कभी कोई बड़ा पद हासिल नहीं किया। कई बार प्रस्ताव मिलने के बाद उन्होंने पदों को ठुकराया और जन सेवा को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। एक रानी से राजमाता और फिर देश की जानी मानी राजनीतिक हस्ती बनने तक का सफर राजमाता के लिए काफी चुनौतियों से भरा था। राशि ठाट बाट को छोड़कर गली कूचों में पार्टी का प्रचार करना आम बात नहीं थी, पर राजमाता विजयराजे सिंधिया ने यह साबित कर दिया कि अगर वो चाह लें तो करके ही दिखाएंगी। और यही जज्बा आज भी सिंधिया परिवार के हर राजनेता के चेहरे पर साफ तौर पर झलकता है। सियासत के सिकंदर में आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।